हाँ जी, सभी को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, जय श्री राम। हाँ भाई संगीता जी, नागौर से भी आपको, नागौर वालों को भी प्रणाम। जय श्री कृष्णा। कल हमने मानसून पूर्व बरसात लिख ली थी, आज हम करते हैं दक्षिणी पश्चिमी मानसून। कल हमने मानसून पूर्व बरसात लिख ली थी, आज हम 25 मिनट नहीं 15 मिनट लेट हो गई, 7:15 का टाइम आपका, लगभग 7:30 स्टार्ट हुई है। चलिए, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कितनी शाखाएं हैं? 2 शाखाएं हैं। एक अरब सागर की और एक बंगाल की खाड़ी की शाखा। मैप के अंदर ही देखते हैं हम। ये हमारा प्रायद्वीपीय भारत है। देखो, दक्षिणी पश्चिमी मानसून भारत के दक्षिण पश्चिम से आता है, इस साइड से ऐसे। इस प्रकार ऊपर उठ रहा है पूरी बंगाल की, ये हिंद महासागर में, पूरे हिंद महासागर में इस प्रकार नीचे से ऊपर उड़ता है दक्षिण पश्चिम मानसून जो है हमारा। कौन सी दिशा से आया? दक्षिण पश्चिम से आया। इस कारण इसको नाम क्या दिया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून। दक्षिणी पश्चिमी मानसून पूरे हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर गति करता है और ये सबसे पहले टकराता है आकर कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर टकराता है 25 मई को। अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर कब टकराता है ये? आदि बोर्ड पे नहीं, ये बोर्ड का कलर ही, बैकग्राउंड चेंज कर देता हूं मैं। दक्षिण पश्चिम मानसून पूरे हिंद महासागर में इसे दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर चलता है और भारत में सबसे पहले टकराता है अंडमान निकोबार, और भारत की मुख्य भूमि में सबसे पहले आकर टकराता है कहां पर?
केरल में 1 जून को। केरल में कब टकराएगा ये, यहां पे लिख रहा हूं तारीख में 1 जून को सबसे पहले केरल में टकराता मुख्य भूमि। जसवंत नागर जी कैमरा सही सेट है, अब देखिए पूरा बोर्ड दिख रहा है। हाँ अब सही दिख रहा है, कैमरा एकदम सही सेट है। ये पीडीएफ का कलर ही अलग अलग है, इसलिए ऐसा लग रहा है कि हाँ इस साइड से नहीं दिख रहा हमें। देखिए 15 मई, ये 25 मई को कहाँ पर पहुंच जाता है मानसून, दक्षिणी पश्चिमी मानसून सबसे पहले पहुंचता है अंडमान निकोबार द्वीप में 25 मई को। मुख्य भूमि पर पहुंच जाता है ये 1 जून को, और सबसे पहले कहाँ टकराता है, केरल। केरल में टकराने के बाद इसकी 2 शाखाएं हो जाती है। एक तो इधर से जाएगी जिसे बोला जाता है बंगाल की खाड़ी की शाखा। और एक इस तट के साथ साथ ऐसे जाएगी जिसको बोला जाएगा अरब सागर की शाखा। एक बंगाल की खाड़ी की शाखा हो गई, एक अरब सागर की शाखा। आपको याद हो तो हमने यहां पर किया था पश्चिमी घाट, इस जगह जिसकी ऊंचाई लगभग 900 से 1200 मीटर ऊपर थी। हाँ आएगा, अभी 5 मिनट पहले स्टार्ट किए, 5-7 मिनट हुए क्लास स्टार्ट हुए। देखो यहां पर क्या था, पश्चिम घाट। तो ये पश्चिमी घाट के टकराती है तो इस साइड में बरसात नहीं करती। ये जो क्षेत्र है ये रह जाता है इसका वृष्टि छाया प्रदेश, वृष्टि छाया प्रदेश। ये किसा क्षेत्र रह गया इसका, वृष्टि छाया प्रदेश। यहां से इसका एक पार्ट अंदर आ जाता है इधर। जो पार्ट अंदर आ रहा है इसे बोला जाता है नागपुर उपशाखा। यानी कि सीधा सा पूछा जाएगा नागपुर उपशाखा कौन सी शाखा का भाग है, तो अरब सागर का। या मध्य भारत में दक्षिणी पश्चिमी मानसून की कौन सी शाखा बरसात करती है, तो नागपुर उपशाखा। और फिर ये यहां से ऐसे होती हुई इधर आ जाती है, और मुख्य हिस्सा इसका बीच में अरावली आने की वजह से यहां पर अरावली है, ये पार्ट अरावली का आ गया। अरावली इसके समांतर है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व, तो ये अरावली के समांतर समांतर ऊपर चली जाती है। राजस्थान का साथ में हो जाएगा, यहीं पर मैं राजस्थान वाली बात डिटेल कर लेता हूं। राजस्थान में सबसे पहले कहां पर प्रवेश करेगी,
राजस्थान में सबसे पहले कहाँ प्रवेश करेगी? बांसवाड़ा में 15 जून। राजस्थान में मानसून कब आता है? 15 जून, बांसवाड़ा। इसीलिए बांसवाड़ा को कहा जाता है राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार। राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? बांसवाड़ा को। कब आ जाती है बांसवाड़ा में? ये 15 जून को, 15 जून। गोपाल जी 2 नंबर रूम आगे लेक्चर स्टैंड में सेट करना है, ठीक है? जसवंत नागर जी, कल वाली क्लास आज देख लेते हैं, कोई टेक्निकल इशू हो गया होगा, आज अपलोड हो जाएगी, बात कर लूंगा मैं। तो राजस्थान में मानसून का प्रवेश करता है 15 जून को, और कहां से? बांसवाड़ा में। इसलिए बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। तो भारत में मानसून का प्रवेश द्वार कौन सा है? केरल। भारत में केरल को मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। देखिए ये शाखा आगे चली जाती है, आगे यहां पर आ जाएगा हिमालय। आपको याद हो यहां पर हमने हिमालय बनाया था। तो आगे जाकर ये हिमालय से टकरा जाती है। इधर से जो बंगाल की खाड़ी की शाखा है ये प्रवेश करती है सबसे पहले पश्चिम बंगाल में 5 जून को। पश्चिम बंगाल में प्रवेश कब करती है? 5 जून को। यहां से ये आगे जाती है और मेघालय के अंदर, यहां से आगे जाती है और मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां जो है, मेघालय में 3 प्रमुख पहाड़ियां यहां पर, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां मेघालय में। और इन पहाड़ियों की खास बात क्या है? इनकी आकृति कैसी है? कीपनुमा। इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? कीपनुमा आकृति है। हाँ, +2 लेवल वाली सीटी सबके अंदर आएगा, कंप्लीट है। तो इन पहाड़ियों में उलझ जाती है और यहां पर इतनी बरसात करती है, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान भी यहीं पर है।
यही मेघालय के अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान आता है मासिन ग्राम। इससे पहले हुआ करता था चेरा पूंजी, दोनों पास पास में, ये ज्यादा दूर नहीं है। मासिन ग्राम विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है खासी पहाड़ियों पर। कौन सी पहाड़ियों पर है ये? खासी पहाड़ियों पर। वर्तमान में मासिन ग्राम में पहले कौन सा होता था? चेरा पूंजी हुआ करता था। पहले चेरा पूंजी सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान था, लेकिन अब काफी वर्षों से मासिन ग्राम यहां पर काफी वर्षा वाला, सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान बन चुका है। मासिन ग्राम यहां पर जमकर बरसात कर देती है इन पहाड़ियों में उलझकर, और फिर जब इसे याद आता है कहीं और कहीं भी जाना है तो ये एक छोटी सी शाखा इसकी चली जाती है इधर चीन की ओर, लेकिन मुख्य शाखा पूर्व की ओर, ये पश्चिम की ओर टर्न करती है और पूरा मध्य भारत, ये वाला जो क्षेत्र है खूब जमकर बरसात करती है। और दोनों शाखाएं मिल जाती है कहां पर? पंजाब में। दोनों शाखाएं कहां मिल जाती है? पंजाब में आपस में मिल जाती है, और मिलकर बरसात कहां पर करती है? पंजाब के अंदर। ये तो आ गया मानसून। सबसे लास्ट में कहां पर आएगा मानसून? पंजाब में इसके पहुंचने का समय वैसे तो 1 जून है, 1 जुलाई है, लेकिन पूरा क्रॉस करता है इतने में लगभग 15 जुलाई तक का समय आ जाता है। सबसे लास्ट में पंजाब में 15 जुलाई पूरा क्रॉस करने का, पहुंचने का समय पंजाब में 1 है, लेकिन पूरा भारत क्रॉस कर जाता है 15 जुलाई लास्ट में पंजाब को क्रॉस करता है, तो 15 जुलाई तक लास्ट में पंजाब तक पहुंचता है मानसून जो है वो। मानसून में पंजाब में प्रवेश करने की तारीख तो 1 जुलाई है, ध्यान रखना, लेकिन पूरा पंजाब क्रॉस कर जाएगा लगभग 15 जुलाई को। अब एक बात और, ये जो राजस्थान का दक्षिणी हिस्सा है, दक्षिण राजस्थान में अधिक वर्षा का कारण अरावली पर्वतों की ऊंचाई है। मोस्ट इंपोर्टेंट है, बहुत बार आता है एग्जाम में। दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा का कारण क्या है? अरावली की स्थिति, अरावली की ऊंचाई, तो अरावली की दिशा, इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। तो अरावली की ऊंचाई जो है, अरावली पर्वतों की ऊंचाई जो है, उसके कारण दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा होती है। दक्षिणी राजस्थान में अधिक वर्षा का प्रमुख कारण है अरावली पर्वतों की ऊंचाई। देखिए आप में से राजस्थान की साथ साथ में तैयारी कौन कर रहे हैं, क्योंकि मैं ये सोच रहा हूँ ये टॉपिक जुड़ा हुआ है, तो राजस्थान वाला हम जलवायु साथ में कर देते हैं कंप्लीट, कि आधा घंटा एक्स्ट्रा लगेगा, राजस्थान की जलवायु भी साथ में ही हो जाती है फिर। हाँ पवन जी गुड मॉर्निंग। हाँ अरावली के वैसे तो समांतर चले जाते हैं, प्रकाश, रचना, लक्ष्मी, क्वेश्चन कहाँ से? आप यूपी से हो, एसएससी। वीरेंद्र चौधरी,
अच्छा, राजस्थान वाला नेहरू सर ने करवा दिया है, ठीक है, ओके। फिर हम राजस्थान में नहीं जाएंगे क्योंकि सर ने करवा दिया है। तो ये आ जाता है कौन सा हमारा दक्षिणी पश्चिमी मानसून। एक बार वापस समझ लीजिए थोड़ा सा और, दक्षिणी पश्चिमी मानसून की पूरी कहानी क्या है। देखो, देखो दक्षिणी पश्चिमी मानसून कौन सी दिशा से आ रहा है? दक्षिण पश्चिम से ही। पूरे हिंद महासागर में दक्षिण पश्चिम से ये चलता है ऊपर उत्तर पूर्व की ओर। सबसे पहले टकराया 25 मई को, कहां पर? अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर। शॉर्ट में लिख देता हूं मैं ANDS, एंड्स, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। एंड्स का अर्थ है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। शॉर्ट्स कहाँ पढ़ा रहा हूँ, डिटेल से ही करवा रहा हूँ आपको लग रहा होगा शॉर्ट्स अभी हमने कहाँ कंप्लीट किया जलवायु, अभी तो चलेगा आज और कल। तो ये यहाँ से देखो प्रवेश किया 25 मई को, मुख्य भूमि में प्रवेश करता है 1 जून को, और वहाँ कहाँ पर प्रवेश किया? केरल। इसलिए भारत में मानसून का प्रवेश द्वार किसको कहेंगे? केरल। यहाँ से इसकी दो भाग बंट गए, एक बंगाल की खाड़ी से, एक अरब सागर। तो इधर से गया तो अरब सागर की शाखा यहाँ पर आ गई, पश्चिमी घाट या सहाद्री बोल दीजिए। इसके कारण ये पूरा क्षेत्र जो है, ये पूरा क्षेत्र जहाँ बरसात नहीं होती, ये आ गया क्या? वृष्टि छाया प्रदेश। पश्चिमी घाट का वृष्टि छाया प्रदेश। जहाँ पर पश्चिमी घाट समाप्त होता है वहीं से एक इसकी उप शाखा अंदर आ जाती है, नागपुर उप शाखा। और फिर आगे जाते हैं तो अरावली के समांतर चला जाता है। ये इधर अधिक राजस्थान में अधिक बरसात नहीं करता है, ये अरावली के समांतर ही आगे चला जाता है सीधा, और आगे जाकर टकराएगा पंजाब में, जाकर पंजाब से होता हुआ हिमाचल में जाकर टकरा जाएगा हिमालय पर्वतमाला से। राजस्थान में प्रवेश किया था 15 जून या मध्य जून बांसवाड़ा से, और बांसवाड़ा को राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार कहा जाता है। और यहां अधिक वर्षा होने के कारण अरावली पर्वतों की ऊंचाई है। इधर वाली शाखा देखिए, बंगाल की खाड़ी की शाखा 5 जून को टकराती है पश्चिम बंगाल में। फिर आगे आ जाती है मेघालय। मेघालय के अंदर गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां हैं। गारो, खासी और जयंतिया की पहाड़ियां ही है। इन पहाड़ियों की आकृति कैसी है? आकृति कीपनुमा है। आकृति कैसी है इनकी? कीपनुमा आकृति है। ये कीपनुमा आकृति होने के कारण ये यहां पर उलझ जाती है, और मासिन ग्राम में सबसे ज्यादा 1142 सेंटीमीटर बरसात करती है। 1142 सेंटीमीटर बरसात करती है, जो किसी एक स्थान पर होने वाली विश्व में सर्वाधिक वर्षा की मात्रा है। ये विश्व में सर्वाधिक बरसात कहां पर होती है? मासिन ग्राम में। यहां पर जमकर बरसात करने के बाद इस शाखा को याद आता है कि मुझे कहीं और भी जाना है, तो एक छोटी सी शाखा चीन की ओर चली जाती है, लेकिन मुख्य भाग पश्चिम दिशा में टर्न करता है, और पूरा ये जो पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का पूर्वी हिस्सा, हरियाणा, पंजाब, यहाँ पर ये बंगाल की खाड़ी की शाखा बरसात करती है, और आकर पंजाब में टकरा जाती है अरब सागर की शाखा से। दोनों शाखाएं मिलकर कहाँ बरसात कर रही है? पंजाब में। और पंजाब में पहुंच जाती है 1 जुलाई को, लेकिन सबसे लास्ट तक पंजाब में ही रहती है। 15 जुलाई तक पूरा पंजाब क्रॉस कर जाती है शाखाएं। ये हो गया मानसून का आगमन। मानसून का आगमन यानी कि हमारा हो गया दक्षिणी पश्चिमी मानसून, जो हम बात कर रहे थे, बंगाल की खाड़ी की शाखा, अरब सागर की शाखा।
मानसून पूर्वी भारत पूर्वी तथा मध्य उत्तरी भाग को प्रभावित करता है। देखो अरब सागरीय शाखा की बात करें अगर, विषुवत रेखा के दक्षिण से आने वाली स्थायी पवनें जब मानसून के रूप में अरब सागर की ओर से आगे बढ़ती है तो सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह कब 25 मई तथा पश्चिमी घाट से टकराकर केरल में 1 जून को मानसून पहुंचता है। लाइट आ चुकी है भाई। इसके बाद इस नक्शे में हमने सारा समझ लिया था। अब दूसरे नक्शे में हम बात करते हैं मानसून के लौटने की, यानी कि उत्तरी पूर्वी मानसून की। उत्तरी पूर्वी मानसून, कौन सा मानसून? उत्तरी पूर्वी मानसून। उत्तरी पूर्वी करते हैं कि उत्तर पूर्व से आएगा, इसे हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। इसी को हम बोलते हैं लौटता हुआ मानसून। इसी को कहा जाता है यशवंत नागर जी, ये साइडों में पीडीएफ का कलर ये सा है, मैप के साइड में ब्लैक ब्लैक है, इसलिए आपको लग रहा है बोर्ड आधा नहीं हुआ। फोन में देखने की आवश्यकता नहीं है, बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर आपके कमेंट भी आ रहे हैं और एक साइड में क्लास भी चल रखी है, मैंने म्यूट कर रखी है आवाज़ को। नक्शे में बनाओगे कृष्णकांत शर्मा जी, नक्शे में ही, मैंने कहा था पहले दिन ही कि नक्शे में ही कराऊंगा। उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, या इसे बोला जाता है मानसून प्रत्यावर्तन। मानसून प्रत्यावर्तन। उत्तरी पूर्वी मानसून है, लौटता हुआ मानसून है, या मानसून प्रत्यावर्तन है। इसका समय होता है लौटते मानसून का अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर का जो टाइम है उसके अंदर मानसून वापस लौटता है। लौटते हुए मानसून की दिशा क्या आएगी? एक तो राजस्थान में याद रख लीजिए, जो आते हुए मानसून की थी उसके विपरीत होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगी, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। हाथ से बनाओगे तो ज्यादा याद रहेगा मुकेश को। राजस्थानी क्या पूरे भारत में लौटते हुए मानसून की दिशा क्या रहेगी? उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सबसे पहले यहीं से लौट जाएगा, पंजाब से मानसून लौट जाता है लगभग 20 सितंबर को। पंजाब से, कहां से? पंजाब से लौटने का समय था 20 सितंबर। राजस्थान से लौटने का समय है इसका 30 सितंबर, और कभी कभी लेट हो जाता है तो 5 अक्टूबर, यानी कि 30 सितंबर से 5 अक्टूबर के मध्य ये कहां से लौट जाता है? राजस्थान से लौट जाता है। अब देखिए लौटता हुआ मानसून बरसात करेगा क्या? पहली बात तो ये कि लौटता हुआ मानसून बरसात करेगा या नहीं करेगा। अब जब मानसून आया था तो देखो नीचे महासागर था, महासागर से जल उठाया और यहां पर भारत में लाकर उसको डाल दिया। महासागरों से जल उठाया और भारत में डाल दिया। अब इधर कोई महासागर है क्या?
इधर तो पर्वतीय पर्वत है, यहाँ पर कोई महासागर नहीं है, तो इधर से जल उठाएगा, जल है ही नहीं तो उठाएगा कहाँ से, तो इधर से जल है ही नहीं तो इसलिए उठाएगा नहीं, तो लौटता हुआ मानसून के पास जल तो है नहीं, तो वो सीधा जा रहा है बिना बरसात किए, तो लौटता हुआ मानसून बरसात नहीं करता, ये बात ध्यान में रखना। लौटता हुआ मानसून बरसात नहीं कर रहा, केवल दिशा हमें याद होनी चाहिए लौटते हुए मानसून की। लौटता हुआ मानसून ये देखो यहां से बंगाल की खाड़ी में आ गया, यहां से आया तो यहां पर बरसात कर दी इसने। लौटता हुआ मानसून केवल कहां बरसात कर रहा है, मुख्य रूप से चेन्नई या बोल सकते हैं हम तमिलनाडु या बोल सकते हैं हम कोरोमंडल तट। कोरोमंडल तट यानी कि इधर इधर बरसात करेगा, और ये बहुत बार आता भी है। उत्तरी पूर्वी मानसून से राजस्थान में कहां बरसात होती है, तो उत्तरी पूर्वी मानसून से राजस्थान में कहां बरसात हो रही है, केवल और केवल कोरोमंडल तट, तमिलनाडु, और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा कहां पर, चेन्नई के अंदर लौटता हुआ मानसून बरसात करता, और यहां से ये लौटता है, इसकी सबसे लास्ट तारीख तक यहां पर है 1 दिसंबर, 1 दिसंबर। तो ये मानसून लौट गया। अच्छा, यहां पर एक नदी बनी हुई है हमारी, आपको याद हो तो, कौन सी, कावेरी नदी। कौन सी नदी है, कावेरी नदी। हाँ, लौटते हुए मानसून से बारिश नहीं होगी। हाँ, पीडीएफ तो मिलेगी, पीडीएफ तो रोजाना मिल ही रही है आपको। कावेरी नदी की खास बात देखिए आप, कावेरी नदी की खास बात है मानसून के आगमन से, आगमन से व लौटते हुए मानसून से वर्षा प्राप्त करती है। कावेरी नदी की क्या खास बात है कि मानसून के दोनों से, आते हुए मानसून से और जाते हुए मानसून, दोनों मानसूनों से। गोपाल जी चेयर सेट कर दियो, ठंडी हो बेचे। हाँ, हाँ, कावेरी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। ये लौटता हुआ मानसून था। अब देखो वापिस एक बार, लौटता हुआ मानसून यानी कि जिसे हम बोलते हैं उत्तरी पूर्वी मानसून, लौटता हुआ मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन काल अक्टूबर नवंबर। लौटता कब है, अक्टूबर नवंबर, 30 नवंबर या 1 दिसंबर, लगभग अक्टूबर नवंबर, कई बार आ जाता है मध्य दिसंबर तक, कई बार यहां पर मध्य दिसंबर तक लौटता है ये। अब लौटता हुआ मानसून देखो इधर लौट रहे, लौटते एक तो दिशा याद रखनी है हमें, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, चाहे वो राजस्थान में, क्योंकि स्पेशल ये क्वेश्चन राजस्थान में आ चुका है कि राजस्थान में लौटते हुए मानसून की दिशा क्या होगी। तो लौटता हुआ मानसून से राजस्थान का पूछे चाहे किसी भी राज्य का पूछे, हमेशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम होगी।
जबकि आते हुए मानसून की दिशा हमेशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व होती है। तो इसकी दिशा उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। सबसे पहले कहां से लौटेगा ये? पंजाब से। पंजाब से कब लौटा? 20 सितंबर को। राजस्थान से लौटता है 30 सितंबर से लेकर 5 अक्टूबर के मध्य यहां से लौट गया। अब इधर से भी जा रहा है, इधर आ गई बंगाल की खाड़ी। अब इसके पास तो जल है ही नहीं, यहां से बंगाल की खाड़ी से जल उठाया और यही जल यहां पर डाल दिया। यहां से जल उठाया और यहां पर डाल दिया, इसलिए लौटता हुआ मानसून केवल कहां बरसात कर रहा है? कोरोमंडल तट, तमिलनाडु या चेन्नई के अंदर केवल यहीं पर बरसात करता है लौटता हुआ मानसून। और इससे कौन सी नदी वर्षा प्राप्त करती है? कावेरी। कावेरी नदी आते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है और जाते हुए मानसून से भी वर्षा प्राप्त करती है। यानी कि भारत की एकमात्र ऐसी नदी जो दक्षिण पश्चिमी मानसून से और उत्तरी पूर्वी मानसून दोनों से वर्षा प्राप्त करती है, तो वो नदी कौन सी है? हमारी कावेरी नदी है। और यहां से लौट जाता है ये 1 दिसंबर को। तो ये बात हो जाती है हमारी यहां पर उत्तरी पूर्वी या लौटता हुआ मानसून। इनके बारे में थोड़ी थोड़ी चर्चा हम वैसे कर लेते हैं। अरब सागर की शाखा, ये बातें हम कर चुके हैं, पढ़ने की व्यवस्था लिखी हुई आगे हमने नक्शे के अंदर कर लिए सारी। बंगाल की खाड़ी की शाखा की सारी बातें आ जाती है हमारी। ये मानसून के आने का कालक्रम है। देखो अब आपको मैं तारीखें लिखा रहा हूं, बता रहा हूं तारीखें, वापस देखो। नौ बजे तक कोई ऐड? हाँ, 2 मिनट का मैं ब्रेक दूंगा आपको, एक छोटा सा काम आ गया बीच में, उसके बाद अपने वापस मिलते हैं।
हाँ भाई, दीपक जी इतना बड़ा क्या लिख दिया आपने? हाँ, कल वाली क्लास अपलोड करवा देंगे। वीडियो टेक्निकल टीम ही अपलोड करेगी। चलिए इधर आ जाइए, अभी जो हम चर्चा कर रहे थे उसी पर वापस चर्चा करते हैं अपने कि मानसून आया कब कब। देखो सबसे पहले मानसून कहां पहुंचा था? 25 मई को अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत में कब पहुंच जाता है? 25 मई। केरल में कब पहुंचता है? तिरुवनंतपुरम में पहुंचता है सबसे पहले। केरल में भी कहां पर? तिरुवनंतपुरम के अंदर। और केरल, हमें तो केरल याद रखना है, केरल में 1 जून। पश्चिम बंगाल में कब पहुंचता है? 5 जून। राजस्थान में 15 जून। पंजाब में पहुंच जाता है 1 जुलाई को, लेकिन सबसे लास्ट में निकलता कितनी तारीख को है? 15 जुलाई को ये भारत से बाहर निकल जाता है। ये सामान्य तिथियां थी। अगर बीच का कोई नगर आपको याद रखना है तो वो आप यहाँ पर याद रख सकते हो। ये पूरी की पूरा मैप आपको पीडीएफ के अंदर मिल जाएगा, लेकिन मैंने वो तारीखें बता दी जो एग्जाम में पूछी जाती है कि अंडमान निकोबार का, केरल का, कोलकाता का यानी कि पश्चिम बंगाल का, राजस्थान का और पंजाब का। एग्जाम में यही पूछे जाते हैं। फिर ये मैप किसके लिए आ गया? दक्षिणी पश्चिमी मानसून के लौटने की सामान्य तिथियां देखो। लौटता देखो, मैंने कहा था सबसे पहले पंजाब से ही लौटेगा 1 सितंबर, हमने लिखा था भी। राजस्थान से लगभग 30 सितंबर था, 30 सितंबर था राजस्थान से। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो 1 दिसंबर में तमिलनाडु से होता हुआ ये बाहर निकल जाता है। तो लौटने की तारीखें ज़्यादा याद नहीं रखनी हमने। और लौटने का सामान्य बस यहीं पर लौटता हुआ मानसून केवल कोरोमंडल तट पर बरसात कर रहा था। कोई बात नहीं, आज हो जाएगी। अगर कल वाली नहीं हुई तो आज करवा देंगे। अब बात आती है भूमध्य सागरीय चक्रवात की। नक्शे में देखते हैं वो भी हम। पहले तो ये नक्शा हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए। हाँ, पंजाब से 20 सितंबर को। तो यहां पर क्या लिखाया था? चलिए, हाँ पंजाब से 20 सितंबर ही है। हो सकता है नक्शे में गलत लिखा हो। पंजाब से 20 सितंबर को ही लौटेगा। 1 सितंबर से स्टार्ट होता है लौटना, पूरा पंजाब क्रॉस करता है तब तक 20 सितंबर। 1 सितंबर से लौटना प्रारंभ हो जाता है पंजाब के उत्तरी छोर से। इधर आइए, भूमध्य सागरीय चक्रवातों के बारे में चर्चा करते हैं। सबसे पहले तो ये हमें पता हो कि कहानी क्या है। ये तो है एशिया महाद्वीप। एशिया
इसका इधर वाला हिस्सा ये जो होता है ये कहलाता है, ये वाला हिस्सा है यूरोप, और ये नीचे वाला आ गया अफ्रीका। अफ्रीका यूरोप के बीच का ये वाला जो पार्ट है ये है भूमध्य सागर। ये क्या है? भूमध्य सागर। हाँ कुलदीप सिंह जी, भूमध्य सागर से ऊपर ये वाला पार्ट काला सागर है, ये जो लंबा सा दिख रहा है ये कैस्पियन सागर है। हमें अभी भूमध्य सागर के ऊपर चर्चा करनी है, वो वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर आपको कराएंगे। काला सागर, कौन सी जल संधि आती है, मरमरा सागर, और ये सारी चीजें। भूमध्य सागर के अंदर क्या होता है? आते हैं चक्रवात। भूमध्य सागर में क्या आते हैं? इस भूमध्य सागर में आते हैं चक्रवात। अब चक्रवात क्या जुगाड़ होता है? या बोल देते हैं इन्हें विक्षोभ। चक्रवातों को क्या बोलते हैं? विक्षोभ। अच्छा, चक्रवात क्या होता है? सबसे पहली बात तो ये, चक्रवात होता है, आपने एक शब्द सुना होगा भंभूलिया, बतूलिया। हाँ, वर्ल्ड मैप है भूमध्य सागर के लिए, हमें वर्ल्ड मैप की आवश्यकता पड़ेगी। देखिए पवन जी, प्रकाश जी, आप देख लीजिए इंडिया ज्योग्राफी का पार्ट है या नहीं है, मुझे सिलेबस का ध्यान में नहीं है +2 वाले का। हाँ, इंडिया ज्योग्राफी मैं कंप्लीट करा रहा हूँ बस, जिस भी एग्जाम में, और लगभग आजकल ऐसा शायद ही कोई एग्जाम हो जिसमें इंडिया ज्योग्राफी ना हो। तो देखो चक्रवात क्या होते हैं, उसके लिए समझने के लिए हम छोटी सी एक बात करते हैं। आपने हमारे सामान्य एक चीज देखी होगी कि बहुत बार चारों दिशाओं से हवा आती है और हवा गोल गोल घूमने लगती है, और उसके साथ मिट्टी भी गोल गोल चक्कर लगाती है, और वो उसे ऐसे चक्कर लगाती हुई ऊपर की ओर चली जाती है, जिसे हम बोलते हैं भतूलिया, भंबूलिया। ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं, भतूलिया या हाँ भंबूलिया। हाँ दीपक जी, 15 तारीख तक आराम से हो जाएगा। 7 तारीख, 15 तारीख नहीं, 20 तारीख तक होगा। अभी 15 कोशिश करूंगा 15 तारीख तक हो जाए। तो देखिए बात करते हैं, आगे चलते हैं। भंबूलिया जान गए? भंबूलिया कहाँ पर है? स्थलखंड में। और बहुत बार तो हमने उसके पीछे चप्पल भी फेंकी होगी कि भूत आ गया, इसमें भूत है, या चप्पल से मारो इसको, ऐसी बहुत सारी बातें तो हो रखी होगी पहले से ही। तो अब देखिए भतूलिया आया, ऐसा ही अगर समुद्र में आता है, पानी गोल गोल घूमकर ऊपर उठता है तो उसे बोला जाता है चक्रवात। पानी गोल गोल घूमा और ऊपर उठा तो वो क्या कहलाया? चक्रवात या विक्षोभ। चक्रवात या विक्षोभ। तो यहां पर भूमध्य सागर में से पानी गोल गोल घूमकर ऊपर उठा, और ऊपर उठा तो यहां पर चल रही थी पछुआ पवने। कौन सी पवने चल रही थी? पछुआ पवने। एक चल रही थी जेट स्ट्रीम। ये पछुआ पवने, जेट स्ट्रीम क्या है, इनको हम अभी डिटेल से नहीं करेंगे, बस इतना याद रख लेना, यहां पर चलने वाली ऐसी हवाएं हैं जो पश्चिम से पूर्व की ओर चलती है। बस इतनी सी बात याद रख लो यहां पर, क्योंकि ये वर्ल्ड ज्योग्राफी में आएगा, वहां पर डिटेल से समझ में आएगा, यहां पर समझ में नहीं आएगा। बस शॉर्ट में इतनी बात याद रख लो कि पछुआ पवने और जेट स्ट्रीम क्या है कि पूरी पृथ्वी पर कुछ अक्षांशों के मध्य 30 से 60 डिग्री अक्षांशों के मध्य लगभग
30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य पश्चिम दिशा से पूर्व की ओर चलने वाली हवाएं हैं। तो उसके कारण ये जो चक्रवात आए थे, ये क्या हुआ, इन हवाओं की नमी को अपने साथ किधर ले आए, पूर्व की ओर। जी यहां पर भारत की स्थिति है अपने, पूर्व की ओर आए और यहां पर उत्तरी भारत में जमकर बरसात की। उत्तरी भारत में ये बरसात करते हैं। किधर से आए, भूमध्य सागर कौन सी दिशा से है, भारत के पश्चिम दिशा से। तो पश्चिम दिशा से आए और उत्तरी भारत में उत्तरी भारत के अंदर वर्षा करते हैं। अब इनके 2-3 नाम देखो। कौन सी दिशा से आए थे क्या विक्षोभ, थे क्या ये विक्षोभ, कौन सी दिशा से आए, पश्चिम से, तो इनको बोला जाता है पश्चिमी विक्षोभ। पश्चिमी विक्षोभों से होने वाली बरसात। दूसरा भूमध्य सागरीय चक्रवात। और तीसरा स्थानीय भाषा में इसे कहा जाता है मावठ। क्योंकि हिंदी महीना ये आते कब हैं, देखो पश्चिमी विक्षोभ, भूमध्य सागरीय चक्रवात कब आते हैं, लगभग जनवरी से अप्रैल के मध्य। वैसे 25 दिसंबर क्रिसमस डे का त्यौहार जो होता है उसके बाद आने प्रारंभ हो जाते हैं। ये क्रिसमस डे के त्यौहार के बाद आने प्रारंभ हो जाते हैं, दिसंबर लास्ट वीक तक आ जाते हैं। और जनवरी के अंदर हमारे महीना चल रहा होता है, जनवरी फरवरी में हिंदी महीना चल रहा होता है माघ। कौन सा, माघ, माघ चल रहा होता है, उसे माह बोला जाता है। इसलिए ये यहां पर आता है सर्दियों के अंदर, इसे हम बोल देते हैं शीतकालीन बरसात। कौन सी बरसात है, शीतकालीन वर्षा, यही कहलाती है हमारी शीतकालीन वर्षा। माह का महीना चल रहा होता है इसलिए हम बोल देते हैं मावठ। चक्रवात क्यों आते हैं, क्या कारण है, ये चर्चा सारी हमारी होगी वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर, जहां चक्रवात टॉपिक करेंगे हम। क्योंकि ये बहुत लंबी, बहुत सारी कहानियाँ हैं, ये हवाओं की दिशाओं के कारण है, बहुत सारी शुष्क हवाएं हैं, नरम हैं, गर्म हैं, कई कारण होते हैं। तो वो वहाँ पर हम डिटेल से चर्चा करेंगे। बस इतना याद रख लो, पानी गोल गोल घूमकर ऊपर उठा तो वो चक्रवात कहलाता है। कहीं निम्न दाब का केंद्र होता है, कहीं उच्च दाब का केंद्र होता है, अलग अलग दिशाएं होती हैं इनकी, पश्चिम से क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, वो सारी चर्चाएं हम वर्ल्ड ज्योग्राफी वाली क्लास में करेंगे चक्रवात के बारे में। हमें अभी मानसून करना है। तो देखो भूमध्य सागर से चक्रवात आया और वहां से पछुआ पवनों के कारण ये चक्रवात की नमी किधर आ गई, पूर्व की ओर, और उत्तरी भारत में बरसात कर रही है। कहां से आए, पश्चिम से आए तो पश्चिमी विक्षोभ कहे, भूमध्य सागर से आए तो भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। स्थानीय भाषा में हमने नाम दे दिया मावठ। शीतकाल में बरसात होती है, इस कारण कहते हैं शीतकालीन वर्षा। होती कब है ये, जनवरी से लेकर अप्रैल। होती कहां पर है, उत्तरी भारत में। इस समय कौन सी फसल बो रखी होती है हमने, मुख्य रूप से रबी की फसलें। तो यहां पर होती है इस समय गेहूं, मुख्य रूप से क्या होती है, गेहूं। तो गेहूं की फसल के लिए इसकी बूंदों को कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स। गोल्डन ड्रॉप्स, गेहूं की फसल के लिए इसकी बूंदें क्या कहलाती है, गोल्डन ड्रॉप्स कहलाती है। तो ये हो गया हमारा भूमध्य सागरीय चक्रवात। उत्तरी भारत के अंदर अगर हम राज्यों की चर्चा करें, लद्दाख, जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, दिल्ली, 4 तो केंद्र शासित प्रदेश आ जाएंगे उत्तरी भारत के अंदर अपने। उसके बाद पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, उत्तराखंड,
उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तरी राजस्थान, ये वाला पार्ट नक्शा याद है तो बस ये सारी बातें अपने आप ही याद है आपको। अब चलते हैं हम आगे भूमध्य सागरीय चक्रवातों से। देखो इसके नाम जो थे हमने चर्चा की थी अभी, इसको किस नाम से, मावठ के नाम से, भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ, मावठ। ये स्थान भी लिखे हुए हैं, जम्मू, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तरी राजस्थान व उत्तरी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बरसात होती है। ये गेहूं की फसल के लिए लाभदायक होती है, इसलिए इसकी बूंदें क्या कहलाती है, गोल्डन ड्रॉप्स। जनवरी से अप्रैल के मध्य भूमध्य सागर में चक्रवात आते हैं जिनकी दिशा दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, लेकिन इनकी दिशा तो दक्षिण से उत्तर की ओर होती है, लेकिन पछुआ पवनें व जेट स्ट्रीम इन चक्रवातों की नमी को अपने साथ पूर्व की ओर ले आती है और इसी कारण भारत में शीत ऋतु में बरसात होती है, इनकी शीतकालीन वर्षा होती है। ये तो ये हो गई हमारी समाने समाने वर्षा की बातें। इसके बाद अगर हम बात करें, ये हो गया मानसून हमारा, क्या हो गया, हाँ किशोर जी पीडीएफ अपलोड हो जाएगी। अभी कुछ पार्ट और करेंगे हम, अभी हमारे पास आधा घंटे का समय है तो हम कुछ पार्ट और कर देंगे। मानसून के अंदर देखो मैंने कहा था 4 प्रकार के मानसून, एक मानसून पूर्व बरसात थी, मानसून पूर्व बरसात थी, दूसरी थी दक्षिणी पश्चिमी मानसून से जिसकी हमने 2 शाखाएं पढ़ी, अरब सागर और बंगाल की खाड़ी, तीसरा था उत्तरी पूर्वी मानसून जिसे हमने लौटता हुआ मानसून, मानसून प्रत्यावर्तन काल भी कहा था, और चौथा था भूमध्य सागरीय चक्रवात, पश्चिमी विक्षोभ या मावठ या शीतकालीन बरसात। तो ये मानसून वाली बातें पूरी हो चुकी है। अब हम चर्चा करेंगे अच्छा राजस्थान वाला तो आपका हो चुका है, तो हम सीधे आ जाते हैं कोपेन पर। फिर ठीक है, आज कंप्लीट हो जाएगा कोपेन पर, आगे तो इसको कंप्लीट भी कर लेंगे आज हम। देखिए कोपेन की चर्चा करते हैं। लक्ष्मी जी अच्छी बात है, बढ़िया से अगर आराम से क्लासें लगाओगे तो अच्छी तरह से सारी बातें समझ में आएगी। प्रकाश बंजारा जी कितनी क्लासें होगी? अभी 15-20 मिनट में ये हम कोपेन वाला कर लेते हैं, आधा घंटा है हमारे पास, तो आराम से कोपेन हो जाएगा, तो कल हम नया टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। फिर क्लासें काउंट नहीं की, लगभग 20 से क्लास तो हो चुकी है प्रकाश जी। 19वीं क्लास चल रही है अपनी, यहाँ लिखा हुआ ऊपर। व्लादिमीर कोपेन एक जर्मन जलवायुवेता थे। क्या थे? जर्मनी के रहने वाले थे। जलवायु, इन्होंने विश्व जलवायु का वर्गीकरण प्रस्तुत किया तो विश्व का था, और किसको आधार मानकर? वनस्पति को आधार। हालांकि वहां की वर्षा और तापमान की दशाओं को भी अपनी जलवायु के अंदर आधार रखा था, लेकिन मुख्य आधार किसको बनाया था इन्होंने? वनस्पति को। कोपेन के जलवायु के वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान में 4 जलवायु प्रदेश थे। राजस्थान में कितने थे? 4। और अगर हम भारत की बात करें, भारत में थे 8 जलवायु प्रदेश। कोपेन की बात बहुत ही आसान से ध्यान रखना, कोपेन वाला बहुत ही
हाँ 19वीं क्लास है। कृष्णकांत जी 5 नंबर से नहीं, मैंने पहले से स्टार्ट कर रखी है ये क्लासें, कुछ दिन हो चुके हैं। सामान्य परिचय अपलोड आपके उस पर अपलोड हो गई होगी क्लासें। कोपेन ने अपनी जलवायु का मुख्य आधार में 5 भाग बांटे थे। देखो कितने भागों में, 5 मुख्य प्रकार बताए थे। हमें ये शब्द नहीं याद रखने, मत याद रखो इन शब्दों को, A B C D और E। इससे भी अच्छा मैं आपको और वर्गीकरण करवाता हूं एक, हाँ ये रहा, इसमें आ जाएगा अपने अच्छे से वर्गीकरण पूरा कोपेन। देखो बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी रेखा जाएगी, भूमध्य रेखा। बिल्कुल बीचों बीच से कौन सी है, भूमध्य रेखा है। इसके जस्ट ऊपर आ जाती है ए, या हम कह सकते हैं भूमध्य रेखा पर कोपेन ने कौन सा वर्गीकरण दिया, अपना ए शब्द जो था कोपेन के जलवायुकरण में, हाँ राजस्थान में सेम ही रहेगा, अलग कुछ नहीं होने वाला। 2-4 शब्दें 2-4 स्लाइडें एक्स्ट्रा थी तो वो सर ने करवा रखा है, इसलिए मैंने नहीं करवाया आपको, और करवाएंगे तो भी यहाँ पर लास्ट में 10 मिनट में मैं रिपीट कर दूंगा राजस्थान वाला सारा। कोपेन ने देखो, आपको याद हो करक और मकर रेखा के बीच कौन सा कटिबंध था, उष्ण। कौन सा था, उष्ण। कोपेन ने अपने वर्गीकरण में देखो ए और बी हमेशा कौन से कटिबंध के लिए आएंगे, उष्ण कटिबंध के लिए। फिर ध्रुवों की ओर जाएंगे तो सी और डी, सी और डी। सी और डी का मतलब आएगा कोपेन में उपोष्ण। कौन सा, उपोष्ण कटिबंध का संबंध किससे होगा, सी और डी से। और ई जो होगा वो ध्रुवीय होगा, ई जो होगा वो किससे संबंधित होगा, ध्रुवों से। अब देखो ए में उष्ण तो है, उष्ण के साथ साथ क्या आएगा, आर्द्र। उष्ण के साथ साथ क्या आएगा ए में, आर्द्र, क्योंकि ए आता है भूमध्य रेखा पर, और भूमध्य रेखा पर रोजाना शाम को संवहनीय पवनों के कारण रोजाना शाम को प्रतिदिन, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो, प्रतिदिन शाम को 4 से 6 के बीच बरसात होती ही होती है। इसलिए यहां पर मौसम में आर्द्रता रहेगी। बी होगा तो उष्ण तो है ये भी, उष्ण के साथ होगा यहां पर शुष्क। बी में उष्ण के साथ क्या है, शुष्क है। तो ये उष्ण कटिबंध के अंदर प्रमुख बातें आ जाएगी। हमें तो बस इतनी बात याद रखनी, ए और बी आए तो इसका मतलब उष्ण कटिबंध, सी और डी आए तो इसका मतलब उपोष्ण, और ई आए तो शीत कटिबंध, यानी कि ध्रुवीय प्रकार की जलवायु को दर्शाएगा। ये यहां पर शब्दों का वर्गीकरण अच्छे से दे भी दिया है, वापस देख लेते हैं हम एक बार और। देखो ए उष्ण प्लस आर्द्र और बी उष्ण प्लस शुष्क। मैंने कहा था ए में क्या होगी, भूमध्य सागर के भूमध्य रेखा के आसपास है कारण आर्द्रता है, थोड़ा सा दूर जाते आर्द्रता समाप्त हो जाएगी तो शुष्क आ जाएगी। सी और डी किस में था, उपोष्ण में। सी उपोष्ण प्लस आर्द्र है और डी उपोष्ण प्लस शीत, यानी कि ध्रुवों के पास जा रहा है तो शीत हो गया। और ई शीत है और उसके साथ आर्द्रता नहीं है, शुष्क होता है। इनमें इस प्रकार की वनस्पति पाई जाती है। ए में मेगा थर्मल प्रकार की, बी के अंदर जीरोफाइट्स यानी कि मरुस्थलीय है, सी में मेसोथर्मल, डी में माइक्रोथर्मल और ई में इकेस्टोथर्मल। ये यहाँ की वनस्पतियों के प्रकार है। दीपक जी झालावाड़ से राम राम भी आपको भी।
पहले इन शब्दों का अर्थ देख लीजिए वापिस। ए और बी कहां पर था? उष्ण में। ये बात याद होगी तो अपने आप याद हो जाती है बातें। सी और डी उपोष्ण में और ई शुष्क के अंदर, ये शीत के अंदर। क्लियर है इतनी बात? अब आते हैं, कोपेन ने अपने जो वर्गीकरण किया उसमें कुछ बड़े अंग्रेजी के शब्दों का प्रयोग करेगा और एग्जाम में भी अंग्रेजी के शब्द ही आएंगे, ध्यान रखना। ये नहीं कि कोपेन देकर आपको हिंदी शब्द देकर आपसे पूछा जाएगा, कभी भी नहीं आएगा। हमेशा अंग्रेजी शब्द ही दिए जाएंगे कोपेन में, क्योंकि कोपेन ने अपना वर्गीकरण ही अंग्रेजी शब्दों में दिया है। हाँ, उनके हिंदी अर्थ जरूर है, लेकिन वो कभी पूछे नहीं जाते एग्जाम में, ध्यान रखना इस बात का भी। तो देखो, कोपेन ने ये तो 5 मुख्य शब्द आगे बड़े, उसके बाद 2-4 बड़े शब्दों का और प्रयोग किया। बड़ा डब्ल्यू जिसका अर्थ है शुष्क मरुस्थल। डब्ल्यू का राजस्थान में हम पढ़ेंगे। बड़ा डब्ल्यू आता है कौन सा? शुष्क मरुस्थल आएगा। बड़ा टी टुंड्रा प्रदेशों के लिए, हमारे यहां पर नहीं आएगा। बड़ा एफ हिमाच्छादित, हमारे ये भी नहीं आने वाला। और बड़ा एस, बड़ा डब्ल्यू और बड़ा एस आएगा। बड़े एस का अर्थ होता है अर्ध शुष्क मरुस्थल, अर्ध शुष्क मरुस्थल, या इसको बोल देते हैं स्टेपी तुल्य। बड़े इसका अर्थ हो गया स्टेपी तुल्य। हाँ, पीडीएफ तो अभी अपलोड हो जाएगी कृष्णकांत जी। फिर उसके बाद कुछ छोटे शब्दों का प्रयोग किया था कोपेन ने। मैंने कहा कुछ बड़े शब्द थे, इसमें 5 मुख्य थे, ए बी सी डी ई, और हमें 2 याद रखने, बड़ा डब्ल्यू और बड़ा एस। बड़ा डब्ल्यू यानी कि शुष्क मरुस्थल और बड़ा एस यानी कि अर्ध शुष्क मरुस्थल, और बड़ा एस है तो अर्ध शुष्क मरुस्थल को ही कहा जाता है स्टेपी तुल्य। अब छोटे शब्द वैसे तो कोपेन ने काफी प्रयोग किए, लेकिन हम वही शब्द प्रयोग करेंगे जो हमारे इंडिया में प्रयोग हुए हैं, जिनका प्रयोग कोपेन ने किसके लिए किया है? भारत के लिए। के तापमान 18 डिग्री से कम, ये नहीं हुआ। मानसून, एम शब्द का छोटे एम का प्रयोग होगा, तो छोटा एम किसके लिए होगा? मानसून। मानसून कहाँ आता है? केरल तट, मालाबार तट पर आएगा, तो एम शब्द का प्रयोग जहां पर होगा इसका मतलब मालाबार तट के ऊपर ही किया जाएगा। एच, छोटा एच, हॉट या गर्मी। हॉट, पूरा भारत गर्म ही रहता है, लगभग पूरे भारत में, या पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो है ये ज्यादा गर्म है, तो यहाँ पर जिसका तापमान 18 डिग्री से अधिक हो, राजस्थान का 22 डिग्री सेल्सियस रहता है उस तापमान, तो इसलिए राजस्थान में बड़े एच का, ये छोटा एच, ये छोटे शब्द है। छोटा एफ, वर्ष भर वर्षा। वर्ष भर वर्षा कहाँ पर होती है? केवल ये इधर वाला स्थान था हमारा भारत का, पूर्वोत्तर के अंदर सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय वाला ये वाला क्षेत्र है, यहाँ पर वर्ष भर बरसात होती है, तो एफ का प्रयोग वहां पर होगा। छोटा डब्ल्यू, सर्दियों में सूखा। छोटा डब्ल्यू करता है सर्दियों में सूखा, या फिर हम बोल सकते हैं सर्दियों में सूखे के साथ साथ हम एक शब्द और बोल सकते हैं, गर्मियों में बरसात। गर्मियों में वर्षा। जहां पर छोटा डब्ल्यू आएगा, सर्दियों में सूखा, गर्मियों में वर्षा। अब देखो, पूरे भारत में गर्मियों में बरसात होती है। पूरे भारत में कब होती है बरसात? गर्मियों में। सर्दी पूरी सूखी जाती है लगभग, केवल कोरोमंडल तट के अंदर दिसंबर में बरसात हो जाती है। छोटा एस, छोटा एस, गर्मियों में सूखा, यानी कि शीतकाल में, ये सॉरी शीतकाल नहीं, सर्दियों में वर्षा, शीतकाल अलग आ जाएगा। सर्दियों में वर्षा और सर्दियों में बरसात। शीतकाल नहीं, सर्दी शब्द है, शीतकाल नहीं है। शीतकाल अलग होता है, सर्दी अलग होती है, ध्यान रखना, दोनों में अंतर आएगा। हम कभी काल करेंगे, दोनों महीनों के होंगे। तो सर्दियों में बरसात कहां पर होती है? केवल और केवल कोरोमंडल तट, लौटता हुआ मानसून जो बरसात करता है, लौटता हुआ मानसून जो बरसात करता है वो कहां पर करता है? कोरोमंडल तट। इसलिए छोटा एस केवल और केवल कहां पर आएगा? कोरोमंडल पर। और बाकी पूरे भारत में क्या आएगा? छोटा डब्ल्यू।
ध्यान रखना पूरे भारत में छोटा W आएगा, क्योंकि पूरे भारत में गर्मी में बरसात होती है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून कर रहा है, और सर्दियों में केवल कहां पर हो रही है, कोरोमंडल तट पर, तो केवल सर्दियों में ये आएगा छोटा A। ग्रीष्म ऋतु लंबी, ग्रीष्म ऋतु गर्म व लंबी, भारत में ऐसा ही होता है, प्रायद्वीपीय भारत में तो अक्सर ऐसा होता है, तो प्रायद्वीपीय भारत के लिए होगा छोटा C ठंडा कोल्ड होगा। जी वर्षा से पहले गर्मी, गंगा तुल्य, गंगा के मैदानी क्षेत्र जो है, जो मध्य भारत है, गंगा का मैदानी क्षेत्र है, वहां पर ऐसी बातें होगी। छोटा B सामान्य ग्रीष्म ऋतु, तो ये ऐसे शब्द है। शीत और शुष्क अलग अलग होते हैं, शीत और शुष्क एक नहीं होते हैं, शीत अलग होता है, ठंडा होता है, शुष्क देखो शीत और ये तो बातें आ गई कि तापमान कैसा है, शुष्क के अंदर है मौसम में नमी कैसी है। अब शीत का अर्थ होता है सर्द, हम सोचते हैं कि शीत है वो तो शुष्क हो ही नहीं सकता, क्योंकि वहां पर तो मौसम में नमी होगी, ठंडा प्रदेश है, ठंडा होगा तो इसका जरूरी थोड़ी। अब ध्रुव है, ध्रुव बहुत ठंडे है, लेकिन वहां मौसम में नमी कहां पर है, बिल्कुल भी नमी नहीं है, तो वो शुष्क है। मौसम के नमी होगी तो आर्द्र होगा, आर्द्रता और शुष्कता तो है मौसम की नमी के कारण, और शीत और ग्रीष्म जो है ये है तापमान के आधार पर। तो ये दोनों अलग अलग चीजें होती है, शीत और ग्रीष्म अलग है, शुष्क और आर्द्र अलग है। अब उन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम भारत में। अब इन शब्दों का प्रयोग करते हैं हम भारत के लिए, कोपेन का वर्गीकरण प्रस्तुत करते हैं। देखो ये डायग्राम बनाया हुआ है, पहले तो ये बना रहा हूं, फिर ये बता रहा हूं सीधा सीधा आपको, फिर अपने इसका डायग्राम अपने अलग से बना लेंगे नक्शे के अंदर। देखो AMW दिखाई नहीं दे रहा होगा, ये मुझे लग रहा है, ये आपको PDF में मिल जाएगा, अपने वैसे बना लेते हैं, नक्शे के ऊपर ही कर लेते हैं अपने। देखो पहले प्रायद्वीपीय भारत का चर्चा करते हैं हम। ये इधर वाला जो पार्ट है, यहां पर बरसात कब होती है, मानसून आता है ए, कर्क रेखा से नीचे, इसलिए मैंने कहा कर्क के नीचे A और B आएगा, आर्द्र रहता है यहां पर AMW, A कर्क रेखा से नीचे इसलिए उष्ण है और आर्द्र है। M मानसून यहां पर ही टकराता है। W तो मैंने कहा पूरे भारत में आएगा, केवल कोरोमंडल तट को छोड़कर। कोरोमंडल तट जो है इसके ऊपर यहां से नीचे ये वाला जो पार्ट है यहां पर आता है AS, ये मालाबार तट आ गया, ये कोरोमंडल तट आ गया। अब मैं पहले इधर कर रहा हूं, इधर वाला हिस्सा, B बड़ा, W बड़ा, H बड़ा, W छोटा, ये BW बड़ा, HW छोटा, और इसी के साथ साथ इस प्रकार BSHW, ये जो BS बड़ा था, S बड़ा S था, इसका अर्थ था स्टेपी तुल्य, स्टेपी तुल्य। राजस्थान में ही आता है, राजस्थान में मुख्य रूप से आ गया। फिर यहां से चलते हम, ये एक लाइन बीच में एक ही लाइन आएगी, इससे नीचे वाला पूरा का पूरा A बड़ा और W छोटा, इसको बोला जाता है सवाना तुल्य, सवाना तुल्य। और ऊपर आ जाता है
C बड़ा W और G छोटे का अर्थ था गंगा तुल्य। यहाँ गंगा नदी बहती है, वही क्षेत्र आ गया गंगा तुल्य। गंगा नदी बहती है, वही क्षेत्र आ गया गंगा तुल्य। हाँ विराटनगर वाले आपको भी राम राम भाई। हाँ राजस्थान कंप्लीट हो गया आपका। देखो राजस्थान को कितने 4 भागों में बांटा था, BWHW, BSHW, CWG और इधर AW स्वाना तुल्य, ये स्टेपी तुल्य, ये आ जाएगा गंगा तुल्य, गंगा तुल्य। यही राजस्थान में आते। भारत में 8 थे, राजस्थान में 4 है और राजस्थान के 4 इसी भारत वाले में अपने आप ही आ जाते हैं, 1 2 3 और 4। ये जो इधर इधर वाला क्षेत्र है ऊपर ऊपर का हिस्सा, ये कहलाता है DF छोटा और C, DFC। देखो वर्ष भर बरसात होती है और C कोल्ड ठंडा प्रदेश है क्योंकि ऊंचा पर्वतीय क्षेत्र है। और उत्तरी भारत की अगर हम बात करें, ऊपर ऊपर वाला ये पूरा क्षेत्र, ये आ गया E। एक छोटा सा क्षेत्र और बना रहा हूं, ये बीच बीच में यहां पर जो है ये BSHW, यानी कि जो राजस्थान में स्टेपी तुल्य था वो क्षेत्र कुछ यहां पर भी है, वैसा पार्ट। अब भारत को याद करना बहुत आसान है। देखो ये इतने शब्द याद रखने, कुछ भी नहीं याद रखना, इतने शब्द। मैंने कहा कर्क रेखा से नीचे A, प्रायद्वीपीय भारत में A है। पहला शब्द देखते ही समझ में आ जाएगा A। प्रायद्वीपीय भारत में क्या है A, तो दक्षिण में A, पश्चिम में B। इधर A था, इधर B आ रहा है, देखो B। मध्य में C आया, इधर गए तो D आया और उत्तर में आए तो E। वापिस देखो A, B, C, D और E। तो इस प्रकार याद रख लो, दक्षिण में 4 ही तो दिशा है, A, B, C तो मध्य में आ गया, D और E। तो ये हो जाता है इसके साथ ही हमारा कोपेन का कितना था, 8 भागों में बांटा हुआ था भारत को। तो ये यहां पर कोपेन कंप्लीट हो जाता है हमारा। भारत के 8 भाग हो गए और इसी के अंदर राजस्थान आ गया। राजस्थान के कितने हो गए, 4 भाग हो गए। राजस्थान वाला करना है तो राजस्थान वाला नक्शे में बता देता हूं। राजस्थान में ध्यान रखना, नया नक्शा आ चुका है, पुराने वाले नक्शा मत करना, नए वाले नक्शे में ही करना आपको जो भी करना है। ये इधर वाला जो हिस्सा था अपना ऊपर ऊपर का, B बड़ा, W बड़ा, H छोटा, W छोटा। फिर ये जो क्षेत्र था BSHW, यानी कि स्टेपी तुल्य। ये बीच वाला पूरा का पूरा क्षेत्र था CWG, यानी कि गंगा तुल्य। और नीचे वाला जो था वो था AW, यानी कि सवाना तुल्य। तो केवल कोपेन का ही वर्गीकरण करेंगे हम, केवल और केवल किसका वर्गीकरण करेंगे हम, कोपेन का ही करेंगे। देखो ऑथेंटिक, कोशिश ये है कि ऑथेंटिक ही हो, लेकिन अभी तक कुछ यहाँ पर बोल रहे हैं, कुछ अलग अलग जगहों ने अलग अलग प्रकार से नक्शा जारी कर रखा है, तो हम बड़ा इसको एक बार यही मानेंगे। लगभग आ चुका है ये, लगभग ये ऑथेंटिक ही समझिए। थोड़ी बहुत इधर उधर हो सकती है सीमा, लेकिन ये नहीं कि हाँ कि सीमा रेखा मिली अलग से रही है, ऐसा नहीं होगा। तो ये कोपेन का साथ ही हमारा जलवायु का टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो मिलते हैं कल सुबह। हाँ किसी को कुछ पूछना है तो पूछ लीजिए जल्दी से।